पॉल करी, अ जीनियस। इसलिए नहीं कि उसने कितनी स्मार्टली अपनी वाइफ का मर्डर किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो एक फेमस साइंटिस्ट, एक पॉपुलर मैन और यहाँ तक कि फेमस अमेरिकन क्विज शो जियोपार्डी का भी विनर था। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी वाइफ लिंडा किंकेड या लिंडा करी का मर्डरर भी था। सो दिस वीडियो इज अबाउट अ रियल इंसिडेंस वेयर अ ग्रीडी हस्बैंड मर्डर्ड हिज वाइफ फॉर अ $1 मिलियन इंश्योरेंस अमाउंट। इसलिए ये वीडियो वैसे तो सभी को देखना चाहिए, लेकिन मैं स्पेशली मैरिड वीमेन से अपील करूंगा कि आप सब इसे अंत तक देखें। स्पेशली वो मैरिड वीमेन जो किसी भी तरह की टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या वल्नरेबल हैं, या जिन्होंने जॉइंट इंश्योरेंस या ऐसा इंश्योरेंस लिया है जिसमें कि एक पार्टनर की डेथ के बाद पैसा दूसरे पार्टनर को मिल सकता है। सो स्टोरी तब स्टार्ट होती है जब लिंडा करी को सदर्न कैलिफोर्निया के एडिसन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन में मैनेजमेंट का काम देखने के लिए हायर किया जाता है। इसके बाद 1989 में उसी प्लांट में पॉल करी को भी हायर किया जाता है ताकि वो इंजीनियर्स को ट्रेन कर सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है और इवेंचुअली वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। इस समय लिंडा की उम्र 45 और पॉल की 32 थी। हालांकि लिंडा और पॉल में सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस था, लेकिन लिंडा पॉल की इंटेलिजेंस और पॉपुलैरिटी की तरफ जल्दी ही अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि वो साइंटिस्ट होने के साथ साथ फेमस क्विज शो जियोपार्डी का भी 2 टाइम्स विनर था। सितंबर 1992 लिंडा और पॉल लास वेगास में शादी करते हैं और उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं जो लिंडा ने कैलिफोर्निया में खरीदा था। अब हालांकि ये दोनों शादी कर चुके थे और नए घर में शिफ्ट भी हो गए थे, लेकिन लिंडा की बेस्ट फ्रेंड मेरी सीबोल्ट के अनुसार ऐसा लगता था कि पॉल को लिंडा से शादी करने में कोई भी उत्साह नहीं था, एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग सेक्स विद हर। फिर पता नहीं क्यों उसने शादी की। शादी के 1 महीने बाद लिंडा ने मैरी को बताया कि पॉल बार बार उससे 1 मिलियन यानी $10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए और उसे यानी कि पॉल को ही इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी बनाने के लिए अर्ज कर रहा है। लेकिन लिंडा के पास ऑलरेडी कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, जिनमें से कुछ में पॉल ने एज अ बेनिफिशियरी साइन भी किए थे। लेकिन पॉल बार बार नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए कहता और पुरानी पॉलिसीज़ का बेनिफिशियरी बनता जाता। इस बात को लेकर लिंडा के साथ साथ कुछ और लोग भी परेशान थे, जिनमें से एक था लिंडा का एक्स बॉयफ्रेंड और लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन बिल सैंड्रेडो। बिल क्योंकि खुद एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन था, इसीलिए उसे कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ लगा। वो लगातार लिंडा को उस घर से निकलने और अपनी कुछ पॉलिसी के बेनिफिशियरी में से पॉल को हटाकर किसी और को बेनिफिशियरी बनाने पर जोर दे रहा था। इस किसी और बेनिफिशियरी में एक नाम लिंडा की सिस्टर का भी था। अब लिंडा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपने फ्रेंड और कोवर्कर फ्रैंकी थर्बर से कहा कि फ्रैंकी तुम देखो कि क्या पॉल सच में वैसा ही है जैसा कि दिखाता है, क्या वो सच में मेरी केयर करता भी है या नहीं। तो फ्रैंकी राज़ी हो गई और जब वो इनके घर में रह रही थी तब उसने नोटिस किया कि पॉल लिंडा के लिए वो सब कर रहा था जो कि एक लविंग हस्बैंड करता है। फ्रैंकी ने लिंडा से कहा कि जो लोग भी अफवाहें उड़ा रहे हैं, वैसे फ्रैंकी का इशारा सैंड्रेडो की तरफ था, तो जो लोग भी अफवाहें उड़ा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे तो पॉल नॉर्मल और केयरिंग ही लगता है। शादी के बाद भी कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए उतना नहीं करता जितना कि वो करता है, इसलिए पॉल पर शक करने का कोई रीज़न नहीं है। अब शादी के लगभग 1 साल बाद जुलाई 1993 में लिंडा को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने लगी और उसे समार्टियन हॉस्पिटल ले जाया गया। लिंडा ने बताया कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही हैं और कुछ समय बाद तो वो इतनी बीमार हो गई कि उनके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो 45 साल की जगह किसी 80 साल की बूढ़ी महिला जैसी दिखने लगी थी। लिंडा के ऑर्गन्स फेल होते जा रहे थे और जब लिंडा को नौजिया के कई अटैक आए तब उन्हें आईवी दिया गया। फ्रैंकी ने बताया कि जब लिंडा की हालत सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ने लगी तब नर्स का ध्यान आईवी बैग पर गया, जिसे कि ओवरहेड बल्ब की रोशनी में आसानी से देखा जा सकता था। नर्स ने आईवी बैग को गौर से देखा और उसे बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि आईवी बैग का लिक्विड क्लियर नहीं बल्कि क्लाउडी यानी कि गंदा या फिर धुंधला था। उसे पता चल गया, यानी कि नर्स को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उसने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को बुलाया और उसके बाद उस आईवी बैग को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि हॉस्पिटल श्योर नहीं था, हॉस्पिटल में कोई भी श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली किस कारण से ऐसा हो रहा है। डॉक्टरों को हमेशा की तरह लिंडा की इस कंडीशन का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोग पॉइजनिंग की तरफ इशारा कर रहे थे। लिंडा 21 दिनों तक हॉस्पिटल में रही। इस दौरान उन्हें ऐसा स्ट्रोक आया कि जिसमें उनकी ऑलमोस्ट डेथ ही हो जाती, लेकिन किसी तरह वो सर्वाइव कर गई। और यहाँ आईवी बैग की लैब टेस्टिंग रिपोर्ट भी आ चुकी थी, उसमें लिडोकेन पाया गया था।
अब जिन्हें नहीं पता कि लिडोकेन क्या होता है, मैं उन्हें बता देता हूँ। ये एक लोकल एनेस्थेटिक यानी कि ऐसी दवा या फिर केमिकल होता है जिसे कि डॉक्टर शरीर के किसी खास हिस्से को शून्य करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका कॉमन यूज़ आपने देखा होगा पेन रिलीविंग स्प्रेज में या दांत निकलवाते समय उस जगह को शून्य करने में होता है। तो आईवी बैग में लिडोकेन मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। पुलिस लिंडा का इंटरव्यू लेती है, उससे कुछ सवाल करती है, जैसे आपकी शादी को कितना समय हुआ है, आप कितने समय से बीमार हैं, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, क्या आपको पॉइजन दिया जा रहा है, या क्या कोई ऐसा इंसान है जिसे आपकी इस कंडीशन से अभी या फ्यूचर में किसी तरह का बेनिफिट मिले। बाकी सवालों के जवाब में तो लिंडा ठीक से नहीं दे पाई, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के आंसर में लिंडा पॉल का नाम लेती है और बताती है कि मेरी इस कंडीशन से भविष्य में मेरे हस्बैंड पॉल करी को बेनिफिट मिल सकता है। लिंडा ने बताया कि पॉल मेरी कई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं, जिनकी वर्थ लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर है। लेकिन बाद में लिंडा ने यह भी कहा कि यह केवल मेरा एक अंदाज़ा है, इसे सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि पॉल स्टिल लव्स एंड केयर्स फॉर मी एंड आई डू लव हिम एज वेल। कुछ दिनों के बाद जब लिंडा की हालत में सुधार आने लगा तो वो फिर से पॉल के पास रहने के लिए चली गई और तब तक रहती रही जब तक कि दिसंबर 1993 में एक बार फिर उनकी मिस्टीरियस इलनेस वापस नहीं आ गई। वो एक बार फिर से बीमार पड़ गई। लिंडा की बेस्ट फ्रेंड मेरी सेबॉल्ड के अकॉर्डिंग इस बार पॉल उन्हें किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले गया ताकि लिंडा का आईवी बैग एक बार फिर से वो टेम्पर कर सके। मेरी को लग रहा था कि इस बार लिंडा शायद नहीं बचेगी। वहीं पॉल फिर से एक लविंग हस्बैंड की तरह बिहेव और एक्ट कर रहा था। इसी दौरान लिंडा के आईवी बैग को एक बार फिर से टेम्पर किया गया और इस बार जैसे ही पॉल लिंडा के रूम से बाहर निकला, हॉस्पिटल में एक अलार्म बज उठा। डॉक्टर्स जल्दी ही रूम में आए और उन्होंने आईवी बैग को चेक किया। इसके बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की परमिशन के बिना लिंडा से कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने लिंडा के बेडरूम के बाहर एक साइन बोर्ड भी लगा दिया कि पॉल करी को भी यदि लिंडा से मिलना है तो उसके साथ हॉस्पिटल का कोई ना कोई कर्मचारी तो ज़रूर होना चाहिए। अब इस घटना को अथॉरिटीज़ ने रिपोर्ट किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जब लिंडा हॉस्पिटल में ही थी तब उनका एक और इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू में केवल इतना पता चला कि पॉल के क्रेडिट कार्ड्स का बिल बहुत ज़्यादा है। जब पॉल को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया तब उसने इतना कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं केवल इतना जानता हूँ कि लिंडा बीमार है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। इसके बाद एक दिन जब मेरी सीबोल्ड लिंडा के घर गई तो उन्होंने देखा कि पॉल के टेबल पर बहुत से पेपर बिखरे हुए थे और सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के पेपर थे। जब मैरी ने यह बात लिंडा को बताई तो हालांकि उन्हें चिंता तो हुई, लेकिन फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि इन सब के पीछे पॉल का हाथ है और ना ही वो पॉल को छोड़ने के लिए तैयार थी। लगभग 6 महीनों के बाद जून 1994 में मैरी को एक ईमेल मिला जो पॉल की तरफ से था, जिसमें लिखा था कि लिंडा की हालत बहुत ख़राब है और मुझे इस बारे में बहुत चिंता हो रही है। उसी शाम पॉल ने इमरजेंसी सर्विसेज 911 को कॉल करके बताया कि उसकी वाइफ लिंडा सांसें नहीं ले रही है। लिंडा को एक बार फिर समार्टियन हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मेरी सीबॉल्ड ने कहा, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था, आखिर पॉल ने वो कर ही दिया। अगले दिन जब लिंडा के एक्स बॉयफ्रेंड बिल और बेस्ट फ्रेंड फ्रैंकी ने ये न्यूज़ सुनी तो वो शॉक्ड रह गए। जब लिंडा का पोस्टमार्टम चल रहा था तब ऑटोप्सी के दौरान मेडिकल एग्जामिनर ने लिंडा के कान के पीछे एक छोटा सा छेद देखा। ये कोई सामान्य छेद नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो ये किसी सुई या इंजेक्शन से किया गया हो। इसके बाद जब टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट आई तब पता चला कि लिंडा की बॉडी में नींद की दवाओं और निकोटीन का हाई अमाउंट पाया गया है, वो भी तब जबकि लिंडा ना तो नींद की गोलियां लेती थी और ना ही स्मोकिंग करती थी। यहाँ तक कि पॉल भी स्मोकिंग नहीं करता था। इसलिए लिंडा की बॉडी में निकोटीन की फैटल यानी कि जानलेवा मात्रा का पाया जाना यह पूरी तरह ऑड था। लोगों का शक पॉल पर था, लेकिन क्योंकि लिंडा की बॉडी में स्लीपिंग पिल्स का हाई अमाउंट पाया गया, जिसे कि पश्चिमी देशों में होमिसाइड के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, लेकिन पॉल के पास ना तो स्लीपिंग पिल्स और ना ही कोई सीरीज पाई गई, इसलिए उस पर लिंडा की डेथ के लिए कोई फर्दर चार्ज नहीं लगा। इस समय यहाँ कई लोगों ने पॉल को यह कहते सुना कि मुझे $1 मिलियन मिलने ही वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि अपनी मौत से ठीक पहले लिंडा एक नोट छोड़ गई थी जिसमें लिखा था कि इंश्योरेंस का आधा पैसा यानी कि लगभग $5 लाख और उसकी नॉमिनी उनकी सिस्टर हैं।
लिंडा की डेथ के बाद पॉल का ट्रांसफ़र न्यूक्लियर पावर प्लांट से किसी दूसरी जगह कर दिया गया, जहां रिज्यूमे में उसके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब पॉल के हाथ में लिंडा के इंश्योरेंस के $4,19,000 और रिटायरमेंट प्लान के हर महीने मिलने वाले लगभग $500 थे। सब कुछ खत्म हो चुका था। पॉल भी किसी तरह से दोषी नहीं पाया गया, इसलिए केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन 2002 में ऑरेंज काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट की सार्जेंट इरविन शॉ ने केस को रीओपन किया और एक बार फिर से सभी तथ्यों की जांच का डिसीजन लिया। उन्होंने लिंडा का इंटरव्यू का वो टेप भी देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी डेथ से मेरे हस्बैंड पॉल करी को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद शॉ ने पॉल पर फोकस किया। उन्होंने पाया कि पॉल के बारे में जो भी जानकारी है वो झूठी है। शॉ ने एक और डिटेक्टिव माइक थॉमसन की हेल्प ली, जो कि मनी ट्रेल यानी कि कहाँ से पैसा आया है और कहाँ गया है इसका पता लगाने में एक्सपर्ट थे। दोनों ने पता लगाया कि लिंडा की डेथ के कुछ ही दिनों बाद पॉल ने लिंडा के 18 कैरेट गोल्ड रोलेक्स और कुछ ज्वेलरी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इनके इंश्योरेंस क्लेम से उसे लगभग $9,000 और मिले थे। इसके बाद पॉल पर शक गहराने लगा, लेकिन अभी भी ठोस सबूतों की कमी थी। 2009 में सार्जेंट शॉ ने निकोटिन पॉइजन के एक्सपर्ट डॉक्टर नील बेनोविट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने लिंडा की ब्लड रिपोर्ट देखी थी। शॉ ने डॉक्टर बिट से पूछा कि आपने कितनी बार निकोटिन से होने वाली मर्डर को रिपोर्ट किया है। डॉक्टर बिट्स ने कहा कि मैंने इस बारे में पढ़ा तो कई बार है, लेकिन कभी देखा नहीं कि किसी ने किसी को निकोटिन से मारा हो। शॉ ने कहा कि क्या आपको लगता है कि लिंडा को निकोटिन से मारा जा सकता है? डॉक्टर बिट्स ने कहा कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि लिंडा नॉन स्मोकर थी और उसकी बॉडी में निकोटिन लीगल अमाउंट में मिला है। ऐसा मेरी नज़र में तब हो सकता है जब किसी को प्योर निकोटिन का इंजेक्शन दिया जाए। शॉ ने कहा कि लिंडा के कान के पीछे सीरीज का पंचर मार्क भी था। जब आपने आखिरी बार उसे देखा था तब उसके कितनी देर बाद उसकी डेथ हुई थी? डॉक्टर ने कहा कि 20 या 30 मिनटों के बाद, लेकिन क्योंकि इस घटना को कई साल हो चुके हैं इसलिए मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। लेकिन शॉ जानती थी कि जब लिंडा की बॉडी में निकोटिन इंजेक्ट किया गया तब डॉक्टरों के अलावा एक ही ऐसा इंसान था जिसके पास लिंडा के रूम का एक्सेस था, और वो था लिंडा का हस्बैंड पॉल करी। जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ तब पता चला कि पॉल ने लिंडा को पहले स्लीपिंग पिल्स दी, उसके बाद लीडोकेन यानी कि सुन्न करने वाली दवा, और उसके बाद उसके कान के पीछे निकोटिन की एक लीदल डोज का इंजेक्शन भी दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई थी। अब सवाल ये था कि पॉल को प्योर निकोटिन कहाँ से मिला, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, वैसे तो हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से आपको बताता हूँ कि केवल एक पैकेट सिगरेट से ऑलमोस्ट 300 मिलीग्राम प्योर निकोटिन निकाला जा सकता है, जो कई लोगों को एक साथ मारने के लिए काफ़ी है। इसके बाद इस केस में बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चली और लिंडा की डेथ के 16 साल बाद पॉल को फाइनली अरेस्ट किया गया और 2014 में उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी मानते हुए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट विदाउट एनी पेरोल यानी बिना किसी पेरोल के उम्र कैद की सज़ा मिली। सो दिस वॉज द एंड ऑफ स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और अगर आपने इस स्टोरी से कुछ भी सीखा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मैं ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।